हेलो बच्चों, आज जो मैं आपके लिए इंग्लिश का सेट पेपर लेकर आया हूँ और ये सभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं फ्यूचर में उन सब में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और इंग्लिश सेट पेपर में जैसे आप जानते हैं ग्रामर हमें सीखनी होती है। ग्रामर बहुत ज़्यादा है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। स्टार्टिंग तो नाउन प्रोनाउन से हो जाती है, उसके बाद एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, कनेक्टिव है, क्लोजेज हैं, फ्रेजेज हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ग्रामर में सीखनी होती है। फिर उसके बाद वर्ड पावर का नंबर आता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। और आजकल जो एग्ज़ाम का नेचर है वो तो काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो आज जो मैं आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो पास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, कभी एक्टिव पैसिव आएगा, कभी सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए आएगा, तो कभी प्रीपोजिशन आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सभी एग्जाम के लिए आपको फिट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कैसे है, उसे देखते हैं और फिर मैं उससे आपको मेथड बताता हूँ, वो कैसे सोल्व होता है उसे बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पीपल कॉल हिम ए फूल। पीपल कॉल हिम ए फूल। ये सेंटेंस दे रखा है। नीचे चार ऑप्शन तो आते ही आते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और ये एक्टिव पैसिव दिए हुए हैं। एक्टिव पैसिव में आपको अगर जानकारी हो तो इन चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से फिर आपको छांटना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके लिए मैं आपको समझा के चलूंगा, लिख के चलूंगा पहले क्या है और कैसे है। तो सबसे पहले तो हमें एक्टिव पैसिव करने से पहले, क्योंकि मैं तो अभी सेट पेपर करा रहा हूँ तो आपको सब पता होना चाहिए, पता होगा भी, इतना कोई मुश्किल सेंटेंस नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो पीपल है ये इसमें क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक, तो जो पीपल है क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो आप कहेंगे कि नाउन होगा। चलिए, फिर कॉल क्या है, कॉल जो है मेन वर्ब है। उसके बाद जो हिम है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। और जो ए फूल है ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। फर्क ये है कि ये जो हिम है इसमें एक ही शब्द है और इस ऑब्जेक्ट में दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। अब जिस तरह से सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है इस तरह से ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये जो हिम है ये क्या है, प्रोनाउन है, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो ए फूल है ये फूल क्या है, नाउन, और ये क्या है, आर्टिकल। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। और मैंने आपको ग्रामर में पढ़ा रखा है, पढ़ाता हूं मैं, कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो उनमें से एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये जो है हिम ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तो बात होगी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की। अब जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, पैसिव वॉइस बनाऊंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिससे मुझे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम पैसिव बनाते हैं तो इजारे में से कोई एक शब्द आता है, उसके बाद उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब हम करते हैं, ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ जाएगा। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही जो है सिंगुलर है तो मैं क्या लिखूंगा, इज लिखूंगा। कोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कोल्ड। ही इज कोल्ड आ फूल। उसके बाद बाई पीपल। ये हमने एक सेंटेंस बना दिया। ठीक, ये इसका पैसिव बन गया है। और पैसिव वॉइस की मैं हमेशा आपको पहचान बताता हूं क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस की पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, थर्ड फॉर्म। अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसा है तो पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। चीजें समझाने के लिए बहुत ज्यादा होती हैं, जितना मैं ज्यादा समझाऊंगा चीजों को उतना ही समय ज्यादा लगेगा। फिर भी अपने हिसाब से मैं मैनेज करता रहूंगा चीजों को, बस आप सुनते रहें और समझते रहें। तो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि मैंने पैसिव बना दिया, लेकिन जो अच्छे एग्जाम होते हैं वहां पे आपको ऐसे पैसिव ही 2-3 मिलेंगे। और जो थोड़ा लो लेवल के एग्जाम होते हैं वहां तो सिर्फ यही मिलेगा, इसी पे निशान लगा के आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ वो मैं देखता हूँ और तरह तरह की बातें आपको मैं बताऊंगा। जैसे मेरे मन में ये आया कि ऑब्जेक्ट तो दोनों ही थे, तो मैं इसे ए फूल से भी बना सकता था। जैसे ए फूल इज कॉल्ड
हिम बाय पीपल। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये तो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर वाला पढ़ने में अच्छा लग रहा था, लेकिन मतलब बच्चों ये नहीं कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो रीजन होता ही है कि ये चीज़ अच्छी क्यों लग रही है और ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं लग रही है। तो रीजन बच्चों ये है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसे हम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट या जो शब्द इंसानों के लिए आता है, जैसे हिम जो आया किसके लिए आया, इंसानों के लिए आया, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो फूल है ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये भी इंसानों के लिए आया। जब मैं इन दोनों में कंपेरिजन कर रहा हूँ तो मैं एक को डायरेक्ट बोल रहा हूँ, एक को इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ इसे प्रेफरेंस दूंगा, लेकिन फूल भी किसके लिए आता है, इंसानों के लिए, तो मैं यहाँ इसे भी इनडायरेक्ट ही कह सकता हूँ। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो मैंने इसलिए लिखे थे क्योंकि मुझे प्रेफरेंस किसे देनी है, इनडायरेक्ट को। अगर मैं दोनों ही इनडायरेक्ट लिख दूंगा फिर आप कहोगे कि सर दोनों ही इनडायरेक्ट हैं, तो प्रेफरेंस किसे दोगे। तो हमेशा जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, हिम, और जब मैंने हिम से बनाया वो ही आया, इसलिए ये सही माना जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसका भी इंप्रूव क्या हो सकता है कि अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं और मैं ऐसे लिखूं, ही इज कॉल्ड ए फूल, यही छोड़ दो फुल स्टॉप, मैंने बाय पीपल लिखा ही नहीं है, तो ये सबसे अच्छा माना जाएगा। क्यों? किसी को मूर्ख कहना, किसी को समझदार कहना, ये तो लोगों का काम है और लोग तो कहते ही हैं। तो अच्छी इंग्लिश में जो चीज़ अंडरस्टूड होती है, जो चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है, उसे लिख के नहीं दिखाया जाता, वो चीज़ लेफ्ट कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। तो इसलिए अगर आप बाय पीपल छोड़ दोगे तो और भी सेंटेंस अच्छा माना जाएगा, इंप्रूव माना जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। हालांकि यहाँ पे तो ये दे रखा था, बाकी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में ये भी हो और ये भी हो तो फिर आप सोचेंगे कि भाई निशान कहाँ लगाऊं, तो फिर मेरे हिसाब से नंबर कहाँ पे मिलेगा, इस पे मिलेगा। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। इट इज बीइंग रेड बाय अस, इट इज बीइंग रेड बाय अस, ये सेंटेंस दे रखा है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है तो जो ऑप्शन में मिलेंगे वो क्या मिलेंगे बच्चों, वो एक्टिव मिलेंगे। और पैसिव क्यों है, हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है आपको, ये रही, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या है, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड, सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेड, और थर्ड फॉर्म में क्या होती है, रेड। पढ़ने में फर्स्ट फॉर्म को हमेशा रीड पढ़ते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग तो सेम ही होती है। तो अब यहाँ इज आ रहा है, तो इज क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और बीइंग क्या बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि आईएनजी जो एडजस्ट होता है वो बी के साथ होता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, पैसिव वॉइस है। अब मुझे इसे एक्टिव बनाना है, तो जब मैं इसे एक्टिव बनाऊंगा तो इसमें जो अस है, अस किस में चेंज हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा। और टेंस कौन सा था, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फंक्शन क्या होता है, इज आर एम में से कोई एक शब्द आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, और वी क्या होता है, प्लूरल। तो वी के साथ क्या लिखेंगे, आर। बीइंग तो हट जाएगा क्योंकि बीइंग तो पैसिव वॉइस में आता है, और ये जो आईएनजी है ये रीड में लग जाएगा, तो वी आर रीडिंग। बाई तो हटने हटना है, ये वी हो गया, ये आ गया, ये हटना है, ये हटना है, ये क्या बचा, इट। तो वी आर रीडिंग इट, ये सब क्या बन गया है, एक्टिव वॉइस बन गया है। और आप देख पा रहे होगे ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आया हुआ है, he had committed a mistake, he had committed, COMMITTED, committed a mistake। अभी जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्टिव पैसिव के दे रखे हैं, तो ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट। हेड के बाद क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट। और ये एक्टिव है, ये लिख दिया है मैंने। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब एक्टिव पैसिव आ रहे हैं तो क्वेश्चन में अगर एक्टिव होगा तो ऑप्शन में पैसिव होंगे, और क्वेश्चन में अगर पैसिव होगा तो ऑप्शन में एक्टिव होंगे, ऐसा ही होना है। तो जिस तरह से कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आ जाता है पैसिव बनाते समय, इसी तरह से जो परफेक्ट होते हैं उनमें बीइंग आ जाता है। तब
ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आर्टिकल अलग हो गया, ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ए मिस्टेक, फिर हेड ऐसे ही आ जाएगा, क्या बनाना है, पैसिव आ जाएगा, क्योंकि हेड तो सिंगलर के साथ और प्लूरल के साथ हेड ही आता है। हैज और हैव में तो डिफरेंस होता है कि सिंगलर के साथ हैज आते हैं और प्लूरल के साथ हैव आता है। तो ए मिस्टेक हैड, अभी मैंने बताया था कि परफेक्ट में क्या आता है, बीन, ए मिस्टेक हैड बीन, थर्ड फॉर्म यही होती है, ये लिखना है। ए मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाय, और जो ही है, ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा। तो इसका क्या बन गया है, पैसिव वॉइस बन गया है, ए मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाय हिम। और पैसिव कैसे है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब इसे भी कह सकते हो, जिसे भी आप कहना चाहो। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर, द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग of my career was given to me, of my career was given to me, काफी लंबा सेंटेंस दे रखा है, was given to me by my boss, by माई बॉस। ये सेंटेंस दे रखा है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्टिव है या पैसिव है और कौन सा टेंस है। तो आप देख रहे हैं वाज और ये गिवन है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या थर्ड फॉर्म है, तो डेट मीन्स ये पैसिव है। और जब ये पैसिव है तो मुझे क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो जब मैं इसका एक्टिव बनाऊंगा, द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर, यहां से यहां तक ये सारा इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां तक ये टोटल जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गई ये मेन वर्ब, और टू मी ये ऑब्जेक्ट हो गया है, और ये हो गया रिमेनिंग पार्ट वगैरह बोल देते हैं। अब जब ऐसे एक्टिव बनाऊंगा तो जो इसमें माई बॉस है ये इधर आ जाएगा, माई बॉस। अब मुझे टेंस देखना पड़ेगा, वाज या वन में से कोई एक आ रहा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम एक्टिव बनाते हैं तो सीधे सीधे क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। और गिवन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, गेव। तो माई बॉस गेव, उसके बाद मी, माई बॉस गेव मी द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर, द most useful training of my career। इस तरह से मैं सेंटेंस को बना सकता हूँ। और बात फिर ये देखिएगा, अगर मैं माई बॉस की बात करूंगा तो क्या है, सब्जेक्ट है, ये गेव क्या है, मेन वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये भी यहां से यहां तक क्या है, ऑब्जेक्ट माना जाएगा सेंटेंस में। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, फिर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और आप देखेंगे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आया है, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हैव डिसाइडेड, वी हैव डिसाइडेड, वी हैव डिसाइडेड to open a new branch, to open a new branch। ये सेंटेंस दे रखा है बच्चों, वी हैव डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच। जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट टेंस से नहीं बन सकते। जो जो चीज़ डायरेक्ट टेंस से आती रहेगी
वो सीधे सीधे रूल्स के हिसाब से बनती रहेंगी, जो बेसिक रूल होते हैं। लेकिन जब जब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट आएंगी तो चीज़ें भी डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो वर्ब आ रही है, एक तो डिसाइडेड और एक ओपन। अगर ये वर्ब ना होती तो मैं इसे सिंपल तरीके से बना सकता था, मतलब टेंस के जो रूल्स होते हैं बेसिक उसके हिसाब से। तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव आ रहा और हैव के बाद क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। लेकिन जब ये दो वर्ब आ जाती हैं तो सेंटेंस को एडजस्ट करने में सीधे सीधे दिक्कत आती है, इसलिए इनका जो वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी थोड़ा सा चेंज ही होता है। तो पहले ये क्या है, एक्टिव है या पैसिव है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये एक्टिव है। तो मुझे क्या बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। तो जब कभी दो वर्ब होती हैं तो मुझे ये देखना पड़ता है कि इसमें से जो रूट वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो कौन सी है। तो जो रूट वर्ब है वो है डिसाइडेड। तो इसे अपने पास से क्रिएट करना पड़ेगा सेंटेंस से, जिसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। तो क्या बनेगा, इट हैज बीन डिसाइडेड, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच, टू ओपन ए न्यू ब्रांच। तो ये इसका पैसिव बनेगा। अब ये पैसिव बना कैसे है, ये बन गया है पैसिव हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है, और परफेक्ट में क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। लेकिन जो टू ओपन ए न्यू ब्रांच वाला ऑप्शन है, ये सारा सारा ऐसे ही कॉपी हो गया है, पैसिव बना है जहाँ मेन वर्ब थी। तो इस तरह से रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता, थोड़ा सा चेंज होकर चलेगा। और वहाँ तो आपको ऑप्शन तो लिखे मिलेंगे ही मिलेंगे। पहचान मैंने बता दिया आपको कि मोस्टली इनमें दो वर्ब होती हैं, जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनमें एक ही वर्ब होगी, इनमें क्या होगी, दो वर्ब होगी, तो वहाँ चेंजेस आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है द लोन, द लोन will be, the loan will be sanctioned by the bank, sanctioned by the bank। ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये एक्टिव है पैसिव है, ऑब्वियसली पैसिव है, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव है। और बनाना क्या है, एक्टिव बनाना है। टेंस देखेंगे, विल और शैल किस में आते हैं, फ्यूचर में आते हैं। तो ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो हम इसका क्या बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे बच्चों। तो एक्टिव देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये जो द बैंक है इसे इधर लिखेंगे, द बैंक विल ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ग्रामर में कहा जाता है कि आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, कुछ डिफरेंट केसेस को छोड़ते हुए, बाकी सबके साथ विल ही आता है। तो बैंक के साथ भी विल ही आएगा। द बैंक विल, बी हट जाएगा क्योंकि बी तो पैसिव बनाते समय लगाया जाता है, और विल और शैल के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो द बैंक विल सैंक्शन, द बैंक विल सैंक्शन, और बचा क्या, द लोन। तो एक साधारण से सेंटेंस था, और इसमें हमने देखा कि एक ही वर्ब आ रही है, क्या, सैंक्शन। तो सीधा सीधा ये रूल से बन गया है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस देखने को मिले नहीं है। नेक्स्ट है पेंट द विंडोज, पेंट, ये सारे सेट पेपर में आए हुए हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। पेंट द विंडोज, अब ये एक्टिव है, तो पहले बात करते हैं कि ये कौन सा टेंस है या कौन सा सेंटेंस है। पेंट जो है यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस है वर्ब से ही स्टार्ट हुआ है, तो जो सेंटेंस वर्ब से ही स्टार्ट हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव कहते हैं। जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं, इंपेरेटिव। तो इनका जो पैसिव बनाने का रूल होता है, रूल तो कई होते हैं, बाकी ये रूल होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस रूल से इसका पैसिव बन जाता है। तो अब जब मैं इस रूल को लगाऊंगा तो पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडोज, तो लेट द विंडोज आ जाएगा।
फिर बी लिखेंगे रूल के हिसाब से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेंटेड। ये आ जाएगा लेट द विंडोज बी पेंटेड। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब मैंने रब कर रहा हूं, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, अभी जो कराया था पेंट द विंडोज वाला कराया था। द ट्रेडर्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है द ट्रेडर्स, TRAITORS, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो होते हैं विश्वासघाती होते हैं, जो धोखा देने वाले होते हैं। शुड बी शॉट डेड, शुड बी शॉट डेड, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और आपसे कहा गया है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं चार उसके अकॉर्डिंग देखिएगा कि इसका एक्टिव है पैसिव क्या होगा, या पैसिव है तो एक्टिव क्या होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस क्यों है, क्योंकि जो शुड है ये मॉडल होता है, इसे मॉडल वर्ब कहते हैं, और अगर मॉडल वर्ब के बाद बी लगा हुआ हो तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक, ये पहचान हो गई। अब जब हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा एक्टिव, देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो बाद में शॉर्ट डेड दे रखा है तो इसमें कहीं से कहीं तक भी जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो अपने पास से कोई शब्द लाना पड़ता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़े होंगे आपने, समवन है, समबडी है, वो ले लिए जाते हैं। आप थोड़ा सा मार्किंग करना चाहें मार्किंग कर ले। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है, ये है मेन वर्ब। ठीक, और ये जो डेड है ये यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, हमें जरूरत किसकी है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट अपने पास से दे ले सकते हैं, देना लिखना चाहें तो समवन लिख सकते हैं, वो ऑप्शन के बेस पे होता है। मैंने दे लिख दिया। दे शुड का इस्तेमाल ऐसे करेंगे, जो मॉडल वर्ब यहाँ आ रही है वो यहाँ लिखेंगे, बी हट जाएगा। जब मैं इसे पैसिव से क्या बनाऊंगा, एक्टिव बनाऊंगा। तो दे शुड शॉट, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और बी के बाद क्या होती है, थर्ड फॉर्म। शॉर्ट की तीनों फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट ही होती है। फर्स्ट होती है शूट, शूट शॉर्ट शॉर्ट, इस तरह से होती है। तो दे शुड शूट द, दे शुड शूट द ट्रेटर डेड, इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं पहले, एक वो भूल गया मैं यहाँ पे। दे शुड शूट द ट्रेटर्स और डेड, ये इसका एक्टिव बन गया है। एक्टिव कैसे बना, क्योंकि जो मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये एक्टिव वॉइस है। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो उसे लाने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, दे शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर आ गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई डिड शी ब्रेक, व्हाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल, द गार्डन वॉल क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है। तो ये क्या है, एक्टिव है, पैसिव बनाना है। टेंस देखते हैं, इंटरोगेटिव है और डिड आ रहा है। डिड का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है, पहले मार्किंग कर लेते हैं।
ये है क्वेश्चन वर्ड, इसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये टोटल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही आ जाता है, वाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख ले, थोड़ी सी जगह छोड़ दे, वाई, यहाँ लिख दिया गया गोल्डन वॉल। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर्ब में से कोई एक शब्द आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉज। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो वाई वाज द गार्डन वॉल। उसके बाद ब्रेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकन, उसके बाद बाई, और शी का क्या हो जाएगा, हर, और बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई वाज द गार्डन वॉल ब्रोकन बाई हर, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है जो पैसिव वॉइस की पहचान है। तो इसका आंसर आ गया बच्चों, वाई वाज द गार्डन वॉल ब्रोकन बाई हर। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स वर लाफिंग, the students were laughing at the old man, at the old man। ये सेंटेंस दे रखा है, तो फिर देखते हैं कि एक्टिव है पैसिव है, और अगर एक्टिव है तो कौन सा टेंस है, तो एक्टिव भी दिखाई दे रहा है, और कौन सा टेंस है बच्चों, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वाज या वर्ब में से कोई एक आ रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मार्किंग कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये क्या था, एक्टिव था, पैसिव बनाना है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब, एट को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, और द ओल्ड मैन क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन, तो जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो द ओल्ड मैन तो पहले आ जाएगा, द ओल्ड मैन। पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, तो वाज या वरियान है, ये सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ये प्लूरल था तो वर आ गया था। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाता है, बीइंग आ जाता है, जब हम पैसिव बनाते हैं बीइंग आना ही आना है। फिर क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, लाफ्ड, उसके बाद एट यूज करेंगे, उसके बाद बाय यूज करेंगे, उसके बाद द स्टूडेंट्स यूज करेंगे। ये इसका क्या हो गया बच्चों, पैसिव वॉइस हो गई। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है काफी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब थोड़ा सा यहाँ ये देखिएगा, यहाँ तो बात समझ में आती है, द ओल्ड मैन वाज बीइंग लाफ्ड, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि दो प्रीपोजिशन आ रही है, एट भी प्रीपोजिशन है और बाय भी प्रीपोजिशन है। इंपोर्टेंट में से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब ये एग्जाम में आता है, एक ऑप्शन में तो दोनों मिलेंगे जैसे लिख रखे हैं, दूसरे ऑप्शन में सिर्फ एट मिलेगा, तीसरे ऑप्शन में बाय मिलेगा, और चौथे में कोई भी नहीं मिलेगा। इस तरह से चार ऑप्शन बनाए जाएंगे जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो होता क्या है कि प्रीपोजिशन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है या पढ़ाऊंगा कि वर्ड आफ्टर प्रीपोजिशन होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन फिक्स होती है ना। जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो सब जानते भी होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, बिवेयर ऑफ, है ना, बिवेयर के बाद क्या आता है, हमेशा ऑफ आता है। अवेयर के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। डिसगस्टेड के साथ क्या आता है, विद आता है। कॉन्शियस के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। कन्वर्ट के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। गिल्टी के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। और स्टेयर के बाद क्या आता है, एट आता है ना। तो ये सब क्या है, कुछ वर्ड आफ्टर प्रीपोजिशन है जो हमें ध्यान देनी होती है कि एट द टाइम ऑफ राइटिंग इंग्लिश वन पर्टिकुलर प्रीपोजिशन हैज बीन यूज्ड इन द पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक, तो ये जो यहाँ एट आया है ये लाफ की वजह से आया है। लाफ जो है टेम्परेरी एक्शन होता है, और जहां जहां टेम्परेरी एक्शन होते हैं वहां अपने साथ एट लेके चलते ही चलता है। तो मैं इस एट को नहीं हटा सकता क्योंकि इसका जो वजूद है वो लाफ से जुड़ा हुआ है, और जब पैसिव बनाऊंगा तो बाई तो आएगा ही आएगा, इसलिए दोनों प्रीपोजिशन एक साथ आएंगे। ठीक है, और यही सेंटेंस सही माना जाएगा जो मैंने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। He admonished her. He
admonished her for the error. सिंपल ही सेंटेंस है, for the error. तो पहले तो आप मुझे सोच के बताओ, या सोचो, बता तो नहीं सकते कि कौन सा टेंस है। तो आपको कहना पड़ेगा कि जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि जो एडमोनिश है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है, एक्टिव है। तो मुझे क्या बनाना है बच्चों, पैसिव बनाना। ठीक, एडमोनिश का मतलब क्या होता है, चेतावनी देना, वार्निंग, टू वार्न समवन। ठीक, चलिए मार्किंग कर लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कर लेते हैं। सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसे कह देते हैं रिमेनिंग पार्ट, शेष वाक्य कह देते हैं। अब जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो ये जो हर है, हर इधर आए क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, और सी है सिंगुलर, तो क्या आएगा, वाज, क्योंकि ये क्या था, पास्ट इंडेफिनिट था। पास्ट इंडेफिनिट में या तो वाज आता है या वर आता है। तो शी वाज, वाज के बाद थर्ड फॉर्म यही होती है, एडमोनिज्ड। तो शी वाज एडमोनिज्ड। अब रिमेनिंग पार्ट आएगा, फॉर द एरर, उसके बाद बाई, और ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। तो ये सब क्या बन गया है, पैसिव वॉइस बन गया है। शी वाज एडमोनिश्ड फॉर द एरर बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए आ रहे हैं कुछ एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है, his acting is too good, ये दे रखा है। और ये कह रखा है कि चार ऑप्शन नहीं बना दिए जाते, कि जो एक शब्द है उसे बोल्ड कर दिया जाता है कि उसे चेंज करो और इम्प्रूव करके लिखो। एक ऑप्शन होता है नो इम्प्रूवमेंट, कि मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट तुम्हें नहीं लग रहा तो इस पर निशान लगा दो, और जो इम्प्रूव लग रहा है उसे बना दो। ऐसे चार ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस जो है गलत है, इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इम्प्रूव क्या करेंगे, इम्प्रूव कर सकते हैं कि हिज एक्टिंग, ये एक्टिव पैसिव थे, ये एक्टिव पैसिव नहीं है, ये क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है। तो हिज एक्टिंग इज, ये जो टू है इसकी जगह लिखना पड़ेगा वेरी, वेरी गुड। अब जाके सेंटेंस इंप्रूव माना जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए स्पोकन इंग्लिश अलग होती है और ग्रामेटिकल इंग्लिश अलग होती है। स्पोकन इंग्लिश में आप कुछ भी बोल के निकल जाओ, कोई नहीं पूछने वाला कि आपने क्या पूछा है, जब तक उसके समझ में आ रहा है सब चीज़ें सही हैं। लेकिन ग्रामेटिकल इंग्लिश तो ग्रामेटिकल होती है, आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल बिना वजह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने टू को क्या बदला, वेरी में बदल दिया। अगर मैं बात करूँगी इस सेंटेंस में टू क्या था भाई, तो आप कहोगे कि टू जो है एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जो टू है ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। फिर इस सेंटेंस में वेरी क्या है, वेरी भी एडवर्ब है, क्योंकि गुड जो है अगेन एडजेक्टिव है, और इस सेंटेंस में वेरी फिर गुड को क्वालिफाई कर रहा है, तो फिर क्या होगा, एडवर्ब भी होगा। दैट मीन्स ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। चेंज क्यों करा, टू क्यों हटाया, तो ग्रामर में ये कहा गया है कि टू को आप सिंगल हैंडेड इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोलने वाले बोल देते हैं इट इज टू हॉट, वो सब स्पोकन इंग्लिश होती है। लेकिन टू का इस्तेमाल जब कभी भी आप करेंगे तो इस तरह से करेंगे, बड़े टू के साथ छोटे वाले टू का यूज करें, तब जाके वो सेंटेंस प्रॉपर माना जाता है। कैसे माना जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सोल्व। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखा, तो आप देखें बड़े टू के साथ छोटे टू का भी यूज हुआ है। इस तरह से आपको यूज करना है, आप कभी भी अकेले टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए सेंटेंस इंप्रूव नहीं है और ये सेंटेंस इंप्रूव है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया बच्चों। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है, द novel consist
1000 pages consist a 1000 पेजेस। ये सेंटेंस दे रखा है और आपसे कहा गया है कि इसे भी इंप्रूव कीजिए। अगर कर सकते हो और कोई गलती दिखाई दे रही है तो बिल्कुल इंप्रूव करेंगे। इसमें भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? पहले टेंस देखते हैं कौन सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब क्या है? कंसिस्ट, उसमें एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सही क्या हो सकता है? सही हो सकता है द नोवेल कंसिस्ट ऑफ 1000 पेजेस। अब ये इंप्रूव हुआ, सोचो ये अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैंने ऑफ तो लगा दिया है, चर्चा तो भी करेंगे क्यों लगाया है, कैसे लगाया है। तो इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम है अभी? बिल्कुल है। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ए छोड़ दिया, ए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब रही बात कि मैंने कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाया है, क्यों? ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ बात कह रहा था, वर्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन को लेके चलते हैं। उनमें से कंसिस्ट भी एक वर्ब है जो अपने साथ हमेशा ऑफ लेके चलेगी, इसलिए इसे भी क्या बोलेंगे? वर्ड आफ्टर प्रीपोजिशन बोलेंगे, कंसिस्ट ऑफ। इसका पूरा पढ़ाता हूँ मैं, लगभग 20 पीरियड होते हैं प्रीपोजिशन के, जब जाके पूरी चीज क्लियर होती है, समझ में आती है। बाकी अभी तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना ध्यान रखें कि कंसिस्ट क्या है, वर्ड आफ्टर प्रीपोजिशन है, और इसके बाद क्या आएगा? ऑफ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इफ आई स्टडीड वेल, इफ आई स्टडीड वेल, कॉमा आई विल पास, आई विल पास। ये सेंटेंस दे रखा है, क्या रखा है कि इसे इंप्रूव करें। इफ आई स्टडीड वेल, अगर मैं अच्छा पढ़ता, आई विल पास, तो मैं पास हो जाऊंगा, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो ग्रामेटिकली क्या एरर हो सकता है इसमें? इसमें हो सकता है इफ आई स्टडीड वेल, आई वुड पास। ये जो विल है ये वुड में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यों हो जाएगा। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि जो पास्ट है, पास्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पास्ट से ही होता है। ठीक, ये पास्ट था, सेकंड फॉर्म आ रही है, और ये है फ्यूचर, ये कॉम्बिनेशन नहीं होता। पास्ट कॉम्बिनेशन पास्ट से ही होता है, ये साधारण बात होगी। अगर मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकली डिफाइन करूं तो 3 कंडीशन होती हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। तो एक सेकंड कंडीशन होती है ग्रामर में, तो क्या होती है लिख देता हूं। इस सेकंड कंडीशन के अनुसार होता क्या है कि पहले वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और दूसरे में वुड आ जाए, कुड आ जाए या माइट आ जाए, इनके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को सेकंड कंडीशन कहा जाता है। और कंडीशन कैसे चल रहा है? इफ से। मोस्टली या तो इफ मिलता है या मिलता है अनलेस, और भी शब्द मिल सकते हैं, मुख्य रूप से ये मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 शब्द लिखे हैं, इनमें मोस्टली तो वुड ही आता है, लेकिन कभी कभी कुड भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है, क्योंकि ये क्या मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं। तो जैसे मैंने देखा है सेकंड फॉर्म है, तो विल का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्या आएगा? वुड आएगा। और क्यों आएगा वो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, जैसे भी आपको समझ में आए, उचित लगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट दे रखा है, शी रिमाइंडेड where to leave the papers, where to leave the
पेपर्स, ये दे रखा है। अब आप देख रहे हो पढ़ने में काफी अच्छा सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश करते करते कुछ स्लैंग सेंटेंस बन जाते हैं, स्लैंग वर्ड बन जाते हैं जो दिखने में सही लगते हैं लेकिन ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं गलत होते हैं। शी रिमाइंडेड, रिमाइंडेड क्या होता है? याद दिलाना। तो शी रिमाइंडेड वेयर टू लीव द पेपर, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो इसे कंप्लीट कैसे करेंगे देखिएगा। शी रिमाइंडेड मी, इसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि उसने किसे याद दिलाया। शी रिमाइंडेड मी वेयर, अब यहां ऑब्जेक्ट आ गया है मी, तो सब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा वेयर आई। ये पास्ट है तो मुझे पास्ट इस्तेमाल करना चाहिए, वेयर आई हैड टू लीव द पेपर्स। इस तरह से सेंटेंस इंप्रूव होगा। और पास्ट का जो कॉम्बिनेशन बना है किससे बना है बच्चों? पास्ट से ही बना है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। तो इस तरह से सेंटेंस में ये गलती थी और इसे इंप्रूव कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी 10 रुपीज नोट्स, हाउ मैनी 10 रुपीज नोट्स हैव यू गोट, हैव यू गोट। ये सेंटेंस दे रखा है, ये भी गलत है, इसे भी इंप्रूव करना है। इसका इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है? ये जो रुपीज है इसमें से मुझे एस हटाना पड़ेगा, बस ये गलती है। RUPEE लिखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही। हाउ मैनी 10 रुपी नोट्स हैव यू गोट। अब चलिए ये तो बात हो गई कि भाई इसमें से एस हटा दीजिए, लेकिन क्यों, कौन से रूल के द्वारा क्यों करा है ऐसा? तो फिर रीजन तो जरूरी पता होना चाहिए। तो सुनिएगा क्या होता है। एक होता है कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड क्या होता है? जो 2-3 शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे ये बना हुआ है क्या, 10 रुपीज और नोट्स, इसे हम कंपाउंड वर्ड बोलेंगे। तो पहला तो क्या आता है? काउंटिंग वर्ड आता है, ठीक। अभी दूसरा पे एग्जाम्पल देकर बताऊंगा मैं। तो जब ये 3 शब्द इस तरह से आ जाते हैं तो जो बीच वाला शब्द है ये कभी प्लूरल नहीं बन सकता, इसलिए यहां से एस हटाना पड़ेगा। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 माइल्स रेस, ठीक। तो देखिएगा 10 माइल्स रेस लिखा हुआ है तो एस हटाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? 10 माइल रेस। तो इस कंपाउंड वर्ड में जो ये बीच वाला शब्द होता है इसे आप सिंगुलर बनाएंगे, इस वजह से यहाँ पे एस हटाया गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्जर्स आर ट्रेंड, सोल्जर्स आर ट्रेंड टू बिहेव विदाउट क्वेश्चन। ये सेंटेंस दे रखा है और क्या रखा है कि इसे इंप्रूव कीजिए। तो वैसे तो ये पैसिव वॉइस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है ना, लेकिन एक्टिव पैसिव तो है नहीं, हमें तो ये इंप्रूव करना है। गलती कहाँ है? तो कहाँ गलती लग रही है आपको? सोल्जर्स आर ट्रेन टू बिहेव विदाउट क्वेश्चंस, गलती लग रही है इस शब्द में, ये जो बिहेव है। सोल्जर्स को अगर ट्रेन किया जा रहा है तो उसके साथ जो शब्द लगाया गया है बिहेव, ये गलत है। ये बिहेव हटेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? ओबे। क्योंकि सोल्जर्स को कमांड दी जाती है आज्ञा मानने की, ओबे करने की, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों, बिहेव करने के नहीं। तो सोल्जर्स आर ट्रेन्ड टू ओबे विदाउट क्वेश्चंस, और सेंटेंस जो है इंप्रूव हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं तो जो प्रॉब्लम है वो कैसी भी हो सकती है, वर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रामेटिकल हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव एडवर्ब कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। तो एक तरह से ओवरऑल जो ग्रामर का आउटपुट होता है वो ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पीरियड में इतने रहने देते हैं, बाकी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।